नमस्कार। तो आज हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, एक कण को चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में u वेग से फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध प्रति इकाई संहति के लिए वेग का k गुना है। तो प्रदर्शित कीजिए कि t समय पश्चात यदि इसका वेग v तथा इसके द्वारा s दूरी तय की गई हो तो v इक्वल टू u e की पावर माइनस के टी तथा s इक्वल टू यू अपॉन के 1 माइनस e की पावर माइनस के टी होगा। देखिए भाई, आपको यहाँ दिया गया है कि एक कण को चिकने क्षैतिज तल पर ऐसे माध्यम में u वेग से फेंका जाता है। देखो क्षैतिज तल में फेंका जा रहा है इस प्रकार से, माना कि इस बिंदु O से फेंका गया है क्षैतिज तल में, और t समय के पश्चात मान लिया कि कण इस बिंदु P पर पहुंच जाता है जहां OP इक्वल टू S है। OP की लंबाई अपन ने कितनी मान ली, S ले ली है। अब देखिएगा, जो कण बिंदु P पर जब है तो कण पर जो बल कार्यरत है वो देखेंगे हम लोग। अब पहले तो बात करें अगर कण के भार की, तो कण का जो भार होता है mg हमेशा कार्य करता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। इस प्रकार से ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा ना, जो कण का भार है हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। लेकिन अब के बार हमने कण को ना तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया है, ना कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका है, हमने कण को क्षैतिज तल में फेंका है। अब कण को क्षैतिज तल में फेंका है तो इस बार का इस क्षैतिज तल में जो घटक है वो देखिए क्या होगा भाई। क्षैतिज और ये होता है ऊर्ध्वाधर, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। तो इस क्षैतिज की दिशा में जो घटक बनेगा वो जाएगा कोस 90, और कोस 90 का मान आप जानते हैं 0। तो जो बार का घटक होगा क्षैतिज दिशा में वो आपके पास में जाएगा 0। यानी कि जब भी कण क्षैतिज दिशा में क्षैतिज तल में गति करेगा तो उसके ऊपर बार कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पर अब केवल एक ही बल बचा और वो बचे आपके पास में प्रतिरोधी बल। तो प्रतिरोधी बल कितना है वो देखिएगा। मान लिया सपोज कण का जो द्रव्यमान है वो m है। सपोज मान लिया कण का द्रव्यमान क्या है, m। अब कण का द्रव्यमान अगर m है तब इसको अगर हम देखें तो प्रतिरोधी बल को देखो उसमें क्या कहा है कि इसका जो प्रतिरोध है वो प्रति इकाई संहति के लिए, यानी कि अगर द्रव्यमान 1 इकाई हो तो वेग का k गुणा है। अब वेग अगर v है तो ये वेग का k गुणा यानी कि k भी हो जाएगा। अब अगर द्रव्यमान m है प्रति इकाई के लिए क्या है, यानी एक द्रव्यमान अगर 1 इकाई है तब ये है। तो अगर द्रव्यमान m इकाई है तो प्रतिरोधी बल हो जाएगा m kV। और प्रतिरोधी बल जो होता है हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब चूंकि आपका जो कण है वो OP की दिशा में गति कर रहा है, अब कण OP की दिशा में गति कर रहा है, इसका मतलब जो प्रतिरोधी बल होगा P O की दिशा में गति करेगा। तो अब लिखेंगे सबसे पहले हम कण की गति का समीकरण। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कण की गति का समीकरण। कण की गति का समीकरण देखते हैं क्या बनेगा। m भाई जो बल होता है उसको ऐसे लिखते हैं m d2s अपॉन dt स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और इक्वल टू यहाँ जो बल है वो केवल एक ही है, प्रतिरोधी बल। अब इसका चिन्ह देखते हैं, पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव। उसके लिए देखना भाई s बढ़ रही है OP की दिशा में, इधर जब जा रहे हैं आप तो OP बढ़ रही है, जबकि प्रतिरोधी बल कार्य कर रहा है इस साइड PO की दिशा में, यानी कि s के घटने की दिशा में। अब चूंकि प्रतिरोधी बल s के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है इसलिए आप क्या लगाएंगे यहाँ माइनस m kV। तो बन जाएगा d2s अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस kV। अब ये जो d2s अपॉन dt स्क्वायर है इसको अपन लिख सकते हैं dv अपॉन dt। इसको हमने लिख लिया है dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस kV। चर पृथक कर दीजिए भाई, तो dv बटा v इक्वल टू माइनस k dt। समाकलन कर दीजिएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv बटा v इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब dv अपॉन v इसका जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में जाएगा log v इक्वल टू माइनस के अचर है, और dt का समाकलन हो जाएगा t, तो माइनस के टी और प्लस एक अचर हम लोग जोड़ देंगे यहाँ पर c। अब c का मान ज्ञात करते हैं। देखिएगा c का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे,
उसके लिए आपको दिया गया है कि कण को किस वेग से फेंका गया था, u वेग से फेंका गया प्रारंभ में। तो चूंकि जब t इक्वल टू 0 है तो कण को फेंका गया है u वेग से, यानी कि v इक्वल टू आपके पास में जाएगा u। तो वैल्यू पुट करिए तो जाएगा log u इक्वल टू t का मान 0 करते ही 0 और ये आ गया c। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आप लोग c का, तो c का मान रखने पर, c का मान रखने पर देखते हैं जब c का वैल्यू पुट करते हैं तो अपने को क्या मिलता है। तो देखिए भाई, जैसे c का वैल्यू पुट करेंगे तो log v इक्वल टू माइनस kt और प्लस c का जो मान है ये आपके पास में आ गया log u। पक्षांतरण कर लीजिए log u का, तो बनेगा log v माइनस log u इक्वल टू माइनस kt। log की प्रॉपर्टी यहाँ लगा दीजिए, log m माइनस log n तो बन जाता है log m बटा n। तो ये आ जाएगा log v बटा u इक्वल टू इस साइड e की माइनस kt। अब log उठाएंगे तो यहाँ तो बचेगा v बटा u। अब इस साइड log था नहीं तो ये e की पावर में आ जाएगा, e की पावर माइनस kt, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v इक्वल टू u e की पावर माइनस kt। ये अपने पास में आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये तो v आपने याद कर लिया, v आ गया u e की पावर माइनस kt। अब जो वेग v है इस v को अपन लिख सकते हैं ds अपॉन dt। तो v को हम लोग लिखेंगे ds अपॉन dt। देखिए v को हमने लिखा ds अपॉन dt इक्वल टू u e की पावर माइनस kt। तो u e की पावर माइनस kt, जरो को पृथक करेंगे, s को एक साइड करेंगे और t को दूसरी साइड करेंगे। ऐसा जब कर लेंगे तो जाएगा ds इक्वल टू u e की पावर माइनस kt dt। समाकलन कर दीजिए भाई दोनों पक्षों का। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू u तो अचर है और e की पावर माइनस kt dt। ds का समाकलन आ जाएगा s इक्वल टू u अचर है, e की पावर माइनस kt का समाकलन हम जानते हैं e की पावर माइनस kt होता है। तो ये आपके पास में आ गया e की पावर माइनस kt। अब चूंकि t का जो गुणांक है माइनस k है तो माइनस k से डिवाइड कर देंगे आप लोग, तो माइनस u बटा k बन जाएगा और प्लस एक अचर जोड़ देंगे c1। अब मान ज्ञात करेंगे c1 का, तो c1 का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि प्रारंभ में जब t इक्वल टू 0 है तो स्टार्ट में दूरी भी s 0 ही है, तो वैल्यू पुट करिए s यानी कि 0 इक्वल टू माइनस u बटा k और e की पावर 0 यानी कि 1 प्लस c1। तो यहां से c1 अपने पास में आ जाएगा u बटा k और c1 का वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ। तो c1 का मान रखने पर, अब c1 का वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। s इक्वल टू ये आ जाएगा s इक्वल टू माइनस u बटा के, c1 को लिख देते एक बार तो u बटा k और फिर ये आ जाएगा माइनस u बटा के e की पावर माइनस kt। देन s इक्वल टू u बटा के कॉमन आ जाएगी, तो u बटा के जब कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस e की पावर माइनस kt। तो ये अपने पास में आ गया वेग v, ये रहा u e की पावर माइनस kt और जो दूसरा दूरी s ये आपके पास में आ गई u बटा k इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस kt। यही हमें सिद्ध करना था। तो अब सेकंड एग्जाम्पल है कि एक कण बिंदु O से a दूरी से विरामावस्था से O की ओर एक बल के अधीन गतिमान है जो कि प्रति इकाई द्रव्यमान की दूरी का म्यू गुणा है। यदि माध्यम का प्रतिरोध
वेग प्रति इकाई द्रव्यमान वेग के वर्ग का के गुणा को, तो प्रदर्शित कीजिए कि ओ से x दूरी पर वेग का वर्ग होगा म्यू x बटा के माइनस म्यू a बटा के e की पावर 2k इंटू एक्स माइनस a प्लस म्यू बटा 2k स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए की पावर 2k इंटू एक्स माइनस a। और फिर यह भी प्रदर्शित कीजिए कि जब यह प्रथम बार विराम अवस्था में आता है तब यह दूरी भी निम्न से प्राप्त होती है। दूरी प्राप्त होगी 1 माइनस 2b के e की पावर 2b के इक्वल टू 1 प्लस 2a के e की पावर माइनस 2ak से। देखते हैं, देखिए अब सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ कि एक कण बिंदु O से a दूरी से, तो ये लीजिएगा सब कुछ, ये आपके पास में बिंदु O है और बिंदु O से a दूरी पर यहाँ ये कोई बिंदु a है। ठीक है, ये मैं और आगे ले लेता हूँ, सपोज a को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, तो बिंदु O से a दूरी पर ये कोई बिंदु है आपके पास में a। तो देखिएगा O से a दूरी से, O से a दूरी ये हो गई बिंदु a की। विराम अवस्था से, तो यहाँ बिंदु a पर विराम अवस्था में कोई भी एक कण विद्यमान है, O की ओर एक बल के अधीन गतिमान है। अब यहां से गति करना प्रारंभ करता है किधर, O की ओर, और वो बल कितना है प्रति इकाई द्रव्यमान की। तो अगर प्रति इकाई यानी एक इकाई के लिए, और वो कितना है दूरी का म्यू गुणा। तो देखिएगा, मान लिया कि t समय पश्चात जो कण है वो यहाँ इस बिंदु P पर है। अब कण बिंदु P पर है जहाँ OP इक्वल टू आपने मान लिया x है। अब जो दूरी आप देखेंगे वो किससे देखेंगे, O से, तो O से दूरी x हो गई इसकी। तो यहाँ ये जो बल कार्य कर रहा है जिससे कण गति कर रहा है, तो ये हो जाएगा म्यू x। ये एक इकाई के लिए हुआ। तो अब अगर द्रव्यमान m हो तो ये हो जाएगा m म्यू x। फिर आगे पढ़िए, यदि माध्यम का जो प्रतिरोध है वेग प्रति इकाई द्रव्यमान के वेग के वर्ग का k गुणा है, यानी इकाई द्रव्यमान के लिए वेग के वर्ग का k गुणा है। तो जो प्रतिरोधी बल है गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो वो इधर कार्य करेगा, और m द्रव्यमान के लिए हो जाएगा m kv स्क्वायर। तो प्रदर्शित कीजिए कि O से x दूरी पर जो वेग का वर्ग है यानी कि v स्क्वायर वो ये आएगा। कहां पर, O से x दूरी पर, यानी बिंदु P पर कण का वेग आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम गति का समीकरण लिखेंगे। तो कण की गति का समीकरण, गति का समीकरण कैसे लिखेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम m और इंटू द्वारा में लिखते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए दो बल हैं यहाँ पर आपके पास में, दोनों की दिशा देखना एक बार। जो m म्यू x है, x के घटने की दिशा में है या x के बढ़ने की दिशा में, देखना जरा। ये कार्य कर रहा है O की ओर, है ना। अब O की ओर कार्य कर रहा है, तो अब तक जैसे O की ओर रहेगा इसका मतलब x घट रहा है, x घट रहा है तो ये नेगेटिव होगा, माइनस m म्यू x। और दूसरा जो बल है m kv स्क्वायर, ये कार्य कर रहा है OP की दिशा में यानी x के बढ़ने की दिशा में, इसलिए इसको आप लिखेंगे प्लस m kv स्क्वायर। तो इक्वेशन, अब एक बात तो जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है, इसको अपन v dv अपॉन dx लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर से बचेगा माइनस म्यू x और प्लस k v स्क्वायर। ठीक है ना, ये अपन ने गति का समीकरण लिख दिया है। अब इसको हल करना है अपन। तो इसको हल करते हैं, देखिए v dv अपॉन dx इक्वल टू आ गया माइनस म्यू x प्लस के v स्क्वायर। अब ये जो v dv अपॉन dx है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 डी बाई डी एक्स ऑफ v स्क्वायर। तो डी वी स्क्वायर बटा dx, भाई v स्क्वायर का जो अवकलन है, देखो इसको हल करने पर ऐसा ही बनेगा ना, डी वी स्क्वायर का जो अवकलन है वो ऐसा ही तो होगा 2v
डी अपॉन डी एक्स, दो से दो कैंसिल हो जाता है, तो वी डी अपॉन डी एक्स। तो ये जो वी डी अपॉन डी एक्स है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/2 डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ऐसा हमने क्यों लिखा है देखिए, अभी रैखिक अवकल समीकरण बन जाएगा, ऐसा लिखना पड़ेगा इक्वल टू माइनस म्यू एक्स और प्लस के वी स्क्वायर। एक बार इसके दोनों पक्षों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों पक्षों को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 म्यू एक्स प्लस 2 के वी स्क्वायर। पक्षांतरण कर लीजिए तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, इसका पक्षांतरण कर लेते हैं अपन, तो माइनस 2 के वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 म्यू एक्स। अब इस समीकरण को देखिए जरा, वी स्क्वायर में रैखिक अवकल समीकरण बन गया, तो यह वी स्क्वायर में रैखिक अवकल समीकरण है। वी स्क्वायर में रैखिक अवकल समीकरण है और रैखिक अवकल समीकरण को हल करना अच्छे से जानते हैं। रैखिक अवकल समीकरण हल करने के लिए हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले आई एफ। तो आई एफ किस प्रकार से लिखते हैं देखिएगा, ई की पावर पी डी एक्स लिखते हैं। पी का मतलब यहाँ जो वी स्क्वायर का गुणांक है, कितना है वी स्क्वायर का गुणांक, माइनस 2k डी एक्स। तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 2k एक्स। ये आपके पास में आई एफ आ गया, और आई एफ आ गया तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोग लिख देंगे। तो अतः अवकल समीकरण का हल, अतः अवकल समीकरण का हल। देखिए भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से लिखेंगे। अब वी स्क्वायर में रैखिक अवकल समीकरण था, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार से लिखते हैं, वी स्क्वायर इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो वी स्क्वायर इंटू आई एफ आ गया ई की पावर माइनस 2k एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्यू का मतलब आपके पास में आ गया माइनस 2 म्यू एक्स, और आई एफ ये आपके पास आ गया ई की पावर माइनस 2k एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना आपको, तो ये बनेगा वी स्क्वायर इंटू ए की पावर माइनस 2k एक्स इक्वल टू, इसमें से देखिए 2 म्यू अचर है, इसको तो इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस 2 म्यू। अब देखो आपके पास में बचेगा एक्स ए की पावर माइनस 2k एक्स ई की पावर माइनस 2k एक्स डी एक्स। तो इसका जो समाकलन है वो हम खंड से समाकलन से कर देते हैं। खंड से समाकलन जब करेंगे तो एक्स यहाँ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2k एक्स सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो करिए देखो, माइनस 2 म्यू करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट यानी कि एक्स इंटू सेकेंड का समाकलन, तो ए की पावर माइनस 2k एक्स का समाकलन हम जानते हैं ई की पावर माइनस 2k एक्स ही आएगा, और x का जो गुणांक है माइनस 2k है, इसका भाग दे दोगे तो माइनस 2k, फिर माइनस पहले का अवकलन, तो x का जो अवकलन है 1 हो जाएगा, सेकंड का समाकलन तो आ जाएगा e की पावर माइनस 2k x, और x का जो गुणांक है माइनस 2k, इसका भाग देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2k, तो इक्वल टू माइनस 2 में से मल्टीप्लाई करके भी अगर लिख लें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा म्यू एक्स अपॉन के ई की पावर माइनस 2k एक्स। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचा माइनस म्यू अपॉन के, और ई की पावर माइनस 2k एक्स का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 2k एक्स। अब यहाँ x का जो गुणांक है माइनस 2k है, तो माइनस 2k का भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2k स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके दोनों पक्षों में e की पावर माइनस 2k एक्स का भाग कर देंगे, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, वी स्क्वायर चाहिए अपने को, तो वी स्क्वायर चाहिए, इसलिए हम और प्लस एक अचर भी जोड़ देंगे यहाँ, और ये अचर अपन ने जोड़ दिया एक c।
ठीक है ना। अब e की पावर माइनस टू के एक्स का भाग कर देंगे एक बार, तो इसका जब भाग कर देंगे तो स्मॉल वी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से बचेगा म्यू एक्स अपॉन के, ये e की पावर माइनस टू के एक्स हो जाएगा कैंसिल, प्लस म्यू अपॉन टू के स्क्वायर e की पावर माइनस टू के एक्स, और e की पावर माइनस टू के एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस बचेगा c, और e की पावर माइनस टू के एक्स का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस e की पावर टू के एक्स। ठीक है भाई, अब यहां से हम ज्ञात करेंगे c का मान। अब c का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिए, अब c का मान ज्ञात करेंगे हम। c का मान ज्ञात करने के लिए कंडीशन यूज कर लेंगे, तो चूंकि प्रारंभ में देखिए संबंध v और x में, तो v और x में संबंध है तो देखिएगा v इक्वल टू तो 0 है स्टार्ट में, क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है कि कोई स्पेशल वेग यहाँ पर आपको, इसका मतलब v इक्वल टू 0 है स्टार्ट में, और जो x है वो देखिए कितनी है, ये x और से जो दूरी है कितनी है, 1, तो x इक्वल टू कर देंगे आप लोग 1, इसलिए वैल्यू पुट करिएगा, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन के, एक्स का वैल्यू 1 कर देंगे तो हो जाएगा म्यू ए और बटा के, इसके बाद में आपके पास में हो गया प्लस म्यू बटा टू के स्क्वायर, प्लस म्यू बटा टू के स्क्वायर, और प्लस सी e की पावर टू के एक्स है, तो e की पावर टू के ए बन जाएगा। हमें c का मान ज्ञात करना है तो इनका दोनों का पक्षांतरण कर लेंगे, तो c डॉट e की पावर टू के ए इक्वल टू माइनस म्यू ए बटा के प्लस म्यू बटा टू के स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा। अब c इक्वल टू, इसका भाग दे दीजिए e की पावर टू के ए का दोनों पक्षों में भाग देंगे तो c का मान आ जाएगा माइनस म्यू ए बटा के प्लस म्यू बटा टू के स्क्वायर e की पावर माइनस टू के ए, और ये जो c का वैल्यू है वो पुट कर दीजिएगा यहाँ पर, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू एक्स बटा के और प्लस म्यू बटा टू के स्क्वायर और प्लस सी का वैल्यू यहां से पुट करेंगे आप लोग। अब देखो सी का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो e की पावर माइनस टू के ए और वो e की पावर टू के एक्स, दोनों को लिख देता हूँ एक बार तो ये सी का वैल्यू पुट कर दिया माइनस म्यू ए बटा के प्लस म्यू बटा टू के स्क्वायर, और इनको दोनों को जैसे गुणा करेंगे तो e की पावर, देखो दोनों में से 2 के तो कॉमन आ जाएगा, 2 के कॉमन आने के बाद में यहां से तो बचेगा x और माइनस यहां से आ जाएगा a, बनेगा e की पावर 2 के इंटू एक्स माइनस a या वी स्क्वायर इक्वल। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके हम लोग लिख लेते हैं, तो वी स्क्वायर इक्वल टू सबसे पहले ये म्यू बटा के का पद अपन लिख लेते हैं, तो एक तो ये आ गया म्यू एक्स बटा के, ये अपने पास में आ गया म्यू एक्स बटा के, और इसको भी इसके साथ में लिख लिया अगर अपन, तो म्यू बटा के कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपके पास में एक्स और माइनस या छोड़िएगा वी स्क्वायर, ये आपके पास में आ जाएगा संबंध, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिएगा। लेकिन अपन को सिद्ध कुछ और करना है तो उसके हिसाब से व्यवस्थित कर दीजिए इसको, तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एक्स अपॉन के, और फिर अपन यहाँ से म्यू ए बटा के इस वाले पद को लिख देंगे तो माइनस म्यू ए बटा के और e की पावर 2 के इंटू एक्स माइनस ए, और प्लस इनमें से दो पदों में से म्यू बटा 2 के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो प्लस म्यू बटा 2 के स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ से आ जाएगा 1 और माइनस
यहाँ से आ जाएगा e⁻²k इंटू एक्स माइनस ए। ये आपके पास में वेग आ गया v²। ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें, तो वेग का वर्ग ये होगा। इसके बाद में देखिएगा, अब बिंदु ओ पर कण का वेग देखते हैं अपन क्या है। तो यदि बिंदु ओ पर सपोज मान लिया कि कण का वेग है v1, तो माना बिंदु ओ पर कण का वेग v1 है, बिंदु ओ पर कण का वेग v1 है, इसलिए उपरोक्त समीकरण, ये जो समीकरण अपने पास में है, इस समीकरण में देखिएगा क्या करेंगे अपन, ये जो स्मॉल v है इसका वैल्यू v1 कर देंगे, और कण जैसे ही ओ पर पहुंच जाएगा तो ओ की ओर से दूरी 0, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 0। तो पुट करके देखते हैं क्या मिलता है अपने को, वेग v1। ठीक है भाई, देखो तो इसमें पुट करके बिंदु ओ पर वेग अपन ज्ञात करना, तो v² इक्वल टू v1² हो जाएगा। तो v1² इक्वल टू म्यू एक्स बटा के, एक्स को आपने कर दिया 0, तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस म्यू ए बटा के। अब x को 0 करने पर बचेगा e⁻²ka माइनस 2ka, यहां से आ जाएगा प्लस म्यू बटा 2k², तो प्लस म्यू बटा 2k², और x को जैसे ही 0 कर दोगे तो आ जाएगा 1 माइनस e⁻²ka, और इस वेग का ये जो व्यंजक है इसको आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चरघातांकी पद है, चरघातांकी पद का मान कभी भी 0 नहीं आता है, इसलिए v1 कभी भी आपका 0 नहीं होगा। अब v1 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि कण बिंदु ओ पर विराम अवस्था में नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि कण बिंदु ओ पर विराम अवस्था में नहीं है, कण बिंदु ओ पर विराम अवस्था में नहीं है, विराम अवस्था में नहीं है। तो अब अपने को ज्ञात करना है विराम अवस्था की स्थिति की। कण ऊपर अगर विराम अवस्था में नहीं है तो विराम अवस्था में कब होगा फिर। तो अब ऊपर अगर विराम अवस्था में नहीं आया तो कण इधर से पीछे गति करता हुआ आ रहा है ना, तो मान लिया कि यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास में एक बिंदु है सपोज बी, इस बिंदु बी पर आके विराम अवस्था में हो जाएगा, और OB जो है ये अपन ने मान ली सपोज कितनी है, B है। तो इसलिए कण O को पार करके, O को पार करके बिंदु B पर विराम अवस्था में है, बिंदु B पर विराम अवस्था में है, जहां OB इक्वल टू कितना है भाई, B। आपको दिया गया है ये क्वेश्चन में पहले से कि O से B दूरी पर विराम अवस्था में होता है, तो OB इक्वल टू कितना हो जाएगा, B। तो अब अपने को B के लिए यहाँ से संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखना। अब देखिएगा इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे हम लोग। तो अब समीकरण 1 में x इक्वल टू, x का मान जो है वो तो क्या करेंगे, देखो अब x को लिखेंगे यहाँ पर -b, क्योंकि इस साइड आ रहा है ना, x के घटने की दिशा में, कण इधर से आ रहा था, x कम हो रहा था ना, तो अब भी तो इधर ही जा रहा है, तो x के घटने की दिशा है, इसलिए b को नेगेटिव लिखेंगे, तो x इक्वल टू -b, और वेग कितना हो गया b दूरी पर, 0, विराम अवस्था में आ गया ना कण, विराम अवस्था का मतलब वेग हो जाएगा 0, तो 0 रखने पर ऐसा जब करेंगे तो क्या बनता है देखते हैं। v को आपने कर दिया 0 इक्वल टू म्यू एक्स बटा के, अब x का जो मान है -b कर रहे हैं हम लोग,
तो ये हो जाएगा माइनस म्यू बी अपॉन के, फिर माइनस म्यू ए बटा के ई की पावर 2k एक्स माइनस ए, और एक्स को कौन कर रहे हैं यहाँ माइनस बी, तो माइनस बी माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, तो बी प्लस ए, और प्लस ये आ जाएगा म्यू बटा 2k स्क्वायर, म्यू बटा 2k स्क्वायर 1 माइनस e की पावर, फिर यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस से 2k b प्लस ए। ठीक है, ऐसा आपके पास में ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। थोड़ा सा हल करने के लिए हम एक बार समीकरण के दोनों पक्षों को e की पावर 2bk से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों को e की पावर 2bk से गुणा करने पर e की पावर 2bk से गुणा करने पर, तो गुणा करके लिखते हैं, क्या बनता है देखते हैं। तो देखिए गुणा जब करेंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा इस साइड को, और इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन के, मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर 2bk से, माइनस म्यू ए बटा के। अब इसको देखिएगा भाई, e की पावर है माइनस 2bk, आपने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2bk से, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगी e की पावर माइनस 2ak प्लस म्यू बटा 2k स्क्वायर, म्यू बटा 2k स्क्वायर, और 1 माइनस e की पावर, देखिए माइनस 2bk कैंसिल हो जाएगी, तो यहां भी बचेगी e की पावर माइनस 2ak। ठीक है, और इसके बाद हम समीकरण के दोनों पक्षों को, देखो यहां से k हटाना चाहते हैं, एक तो म्यू सभी में से कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। अब समीकरण के दोनों हर में से हम 2k स्क्वायर हटाना चाहते हैं, तो इसके दोनों पक्षों को हम लोग एक बार 2k स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2k स्क्वायर से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इक्वल टू इस साइड से देखते हैं अब क्या बनेगा। इसको जैसे ही 2k से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस से 2b e की पावर 2bk या kb, और फिर आ जाएगा माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2a e की पावर माइनस 2ak, और ये आ जाएगा प्लस 2k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2ak